मैं इसको आगे आगे करता रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का जो टॉपिक है निहायत अहम है, दो वजूहात की वजह से। पहली वजह तो ये है कि सीआरपीसी का ये बहुत अहम टॉपिक है, जस्टिस ऑफ पीस, कि जब आप एफआईआर रजिस्टर करने की एप्लीकेशन फाइल करते हैं और एफआईआर नहीं रजिस्टर हो पाती, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं जो आप अपने क्लाइंट के लिए अवेल कर सकते हैं। एक तो ये अहम बात, और जो इससे ज्यादा अहम बात है कि हमारे रिसोर्स पर्सन बहुत अहमियत के हामिल है, राना मोहम्मद आसिम साहब। कुछ तारुफ मैं इनका अभी करवा देता हूं, बाकी अपना जो ये तारुफ है वो लेक्चर के दरमियान बहुत जबरदस्त तरीके से आपके साथ खुद ही करवा लेंगे। इनका तारुफ ये है कि पिछले 8 साल से ये शोबा वकालत से वाबस्ता है, और वकालत में वो चंद लोग जिन्होंने बहुत कम अरसे में एक बहुत अच्छा नाम बनाया है, ना सिर्फ प्रैक्टिस में बल्कि एकेडमिक्स में भी, तो राना आसिम साहब उन लोगों में से एक है और मेरे एसोसिएट भी रह चुके हैं और माशाल्लाह इन्होंने इंडिपेंडेंट काम शुरू कर दिया हुआ है। तो मैं राना साहब को माइक से ज्यादा देर दूर नहीं रखूंगा। राना साहब प्लीज कंटिन्यू करें और अपने नॉलेज से सबको आप हमकनार करें। ये जो सर ने कहा है, ये मैं आज जो कुछ भी हूँ तो सर की बदौलत में 2015 में लॉ किया था, और तकरीबन 1 साल जो रवायती धक्के होते हैं खाने के बाद फिर मैं प्रॉपर जगह पर पहुंचा, जब मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो डिजर्व करता है, तो सर का ऑफिस था, और वहां से जो भी चीजें मुझे सीखने को मिली है, या आज मैं जगह पर भी बैठा हूँ तो इसमें जिस शख्सियत का हाथ है तो वो भाग्यशाली। एकेडमिक में भी इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, और प्रैक्टिस तो मेरी सारी डे 1 से तकरीबन जो सीखा है तो सर से सीखा है, और आज इधर बैठा भी हूँ तो ये नहीं की बदौलत बैठा हूँ। अभी शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, जिस स्टेज पे आपने बिल्कुल स्टार्ट करना है, जिस स्टेज से मैं आया हूं, तो स्टार्ट में हमें इसी तरह के ही केसेस आते हैं। स्टार्ट में हमें इसी तरह के ही केसेस आते हैं, छोटी छोटी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, और उनमें अमूमन जो प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा चलने वाली पिटीशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें, और इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा अभी तक थोड़ा मैं ये चाहूंगा कि जरा अटेंटिव हो गया आपने मेरे साथ रह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारा समझा दूंगा आज कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, आपने इसको अपनी प्रैक्टिस में किस तरह से यूटिलाइज करना है और किन तरीकों से ये आके काम आएगा। तो आपने अटेंटिव होके मेरे साथ ही बिल्कुल सोना नहीं है, जागते रहना है। इंशाल्लाह जल्दी मैं कोशिश करूंगा, मुझे पता लगा पिछली क्लास बड़ी हैवी गुजारी है आपने, तो मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपको बात समझाऊं। मकसद है कि आपको बात समझ आनी चाहिए। तो जनरली शुरू करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, एक कॉमन आदमी भी आजकल माशरे में हम बार बार सुनते हैं कि ऐसी बाई भी रिट कर देती है। अगर पुलिस पर्चा नहीं करती है तो आपको ये कॉमन जो है वो एक सुनने में वर्ड मिलता है, आम आदमी भी बोलता रहता है। काफी लोगों को आप सुनेंगे पर्चा नहीं करना तो ऐसी बाई भी रिट कर दिया। बेसिकली मैं वो बताना चाहता हूँ कि आज के वो 22 से 22B होता क्या, वो 22 से 22B किस बुक का सेक्शन है और क्या क्या रेमेडी है जो हम 22 से और 22B के तहत जो लोग कहते हैं, क्या 22B का या 22A का कितना रोल है,
किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत हम अपनी जो चीजें हैं वो एक्सरसाइज करते हैं और किन चीजों के जरिए हमें जो है वो कोर्ट से रेमेडी जो है वो मिलती है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज है, साथ है, समझ आ रही है, बोरिंग नहीं होना, ठीक है जी, साथ साथ रहना है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 22 से 22B, इसका मतलब है सेक्शन 22A CRPC का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। फिर जब हम बात करते हैं सेक्शन 22B की, तो डेफिनेटली ये भी कोई सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। अब इसके तहत कोर्ट एस्टैब्लिश होंगे, देखेंगे कौन होगा ये जो 22 से 22B के इख्तियारात हैं, ये कौन एक्सरसाइज करेगा, इसको एस्टैब्लिश कैसे होगा, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और कौन कौन से इख्तियारात हैं जो 22A और 22B के तहत हम देखेंगे क्या होगा। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने ज़हन में रखना है। आज के पूरे लेक्चर में पहले तो मैं अपॉइंटमेंट के हवाले से बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगी इनकी पावर्स क्या है, फिर हम बताएंगे कि प्रोसीजर क्या है, फिर हम बताएंगे अगर इनके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होती तो हमारे पास रेमेडी क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि इनके ऑर्डर की नेचर क्या है, ये एग्जीक्यूटिव इन नेचर है या जुडिशियल इन नेचर है या कदाई जुडिशियल ऑर्डर है, और देखेंगे कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो वो बताए अपने क्लाइंट को कि इस सेक्शन के अंदर रहते हुए हम ये बेनिफिट टेक कर सकते हैं। आप लिख लें मेरे साथ साथ। एक है जस्टिस ऑफ पीस, अभी आप जाएंगे कोर्स में तो अलग से कोर्स बनी हुई है, तो उसके बाद लिखा होता है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, लोग इसको मिक्स करते हैं। जस्टिस ऑफ पीस एक अलग टर्म है, ये भी जब पूरा आप मेरा लेक्चर अटेंड कर लेंगे आपको इनका समझ आ जाएगी कि जस्टिस ऑफ पीस किसको कहते हैं और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस किसको कहते हैं। हमारा ताल्लुक जो है वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के साथ है। हम देखेंगे ये कैसे पॉइंट होता है, किस सेक्शन के तहत इसके पास कितनी पावर है और ये किस किस तरह की जो डायरेक्शन है वो इशू कर सकता है। अभी जनरली एक मिसाल लेते हैं, पहले फर्ज करें कोई भी ऑफेंस कमिट हो जाए कहीं पर भी, तो सबसे पहले दो काम करते हैं आप लोग, 15 पे कॉल रखिए, उसके बाद आप या डायरेक्ट थाने जाते हैं, आप अपनी एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि जनाब ये मेरा मामला है और ये बने और इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, जनरल प्रैक्टिस भी यही है। अब आगे SHO की ड्यूटी शुरू होती है, स्टेशन एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 154। वो ड्यूटी मामला है कि अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन आती है और जिससे एप्लीकेशन के कंटेंट से ये लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता है, ठीक है। SHO ड्यूटी मामला है कि जब उसके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन आए जिसके कंटेंट से ये लगे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो ड्यूटी मामला है कि उसने FIR रजिस्टर कर दी। अब जिस तरह जनरली हमारी प्रैक्टिस चलती है, इतनी जल्दी पर्चा दर्ज नहीं होता, क्या करना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, मुतल्लिका ऑफिसर को दरखास्त मार्क हो जाती है, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, वो वही इंक्वायरी शुरू कर देता है, बैठ देता है, पर्चा बन रहा है नहीं बन रहा, कोर्ट केस करना शुरू कर देता है, जो FIR इंक्वायरी के बाद वैलिड नहीं होती। इस पर भी बात करेंगे। अब ये वो जो चीजें हैं, अब आपने थोड़ी देखना है बीइंग ए लॉयर या बीइंग ए लॉ लाइन पर्सन, आपने देखना है कि SHO अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा तो कानून ने मुझे बड़ी रेमेडी बना दी है, तो मैंने इसके खिलाफ कहां चले जाना, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास मैंने चले जाना। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको भी पता है, सबको भी पता है, एक स्टीरियोटाइप प्रैक्टिस भी चलती रहती है। आज अपने लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के ही ऑर्डर कर सकता है या जस्टिस ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास और भी जो है वो कोई रेमेडीज हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। तो पहले हम अपने वर्ड की तरफ चलते हैं। एक है जस्टिस ऑफ पीस, दूसरा है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। हमारा कंसर्न किसके साथ है? सेक्शन 22 जो है ना जी, ये बात करेगा अपॉइंटमेंट की जस्टिस ऑफ पीस की। अगर आप मेरे साथ पढ़े तो सेक्शन 24 पढ़ते हैं।
चलो जी, ये भी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ जस्टिस ऑफ पीस की। दो क्वालिफिकेशन इसकी बताई गई है सेक्शन जो 22 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। पहली रिक्वायरमेंट इसमें बताई गई है कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पहली कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, जो उसकी इंटेग्रिटी है, जो उसकी रिप्यूट है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। बस। अब पुराने जमाने सिंध में आजकल भी ऐसा ही है, कराची में किसी भी शख्स को आप जिस तरह के हमारे जो लॉयर भाई हैं, इनको भी जस्टिस ऑफ पीस लगा दिया जाता है। अब इसकी सर्टेन ड्यूटीज हैं जो बताई गई हैं सेक्शन 22B में, और इसकी जो पावर्स है, अभी मैं बात कर रहा हूं जस्टिस ऑफ पीस की, इसकी जो पावर्स है वो बताई गई हैं सेक्शन 22A में। अब उसकी वही पावर्स हैं जस्टिस ऑफ पीस की जो पावर सेक्शन 54 CRPC के तहत एक SHO को होती है। देखिए कि जस्टिस ऑफ पीस के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं जो एक SHO के पास होते हैं अंडर सेक्शन 54। अब आपने अक्सर बाहर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इसको आवारागर्दी से छुप के बंद करते हैं, कहते हैं मैं खोखे के बाहर खड़ा था जी, पर्चा तो कोई नहीं हुआ, कौन सारे मैंने आवारागर्दी से बंद कर दिया। वो जो बात है वो सेक्शन 54 के अंदर लिखी हुई है। उसमें SHO किसी भी वजह को रोक सकता है, पूछ सकता है तो भाई इधर क्या कर रहे, या उसके पास कोई ऐसा मटेरियल है उसको पूछ सकता है कि भाई व्हाट आर यू डूइंग हियर। अगर वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं करता तो SHO के पास ये इख्तियार है कि उसको थाने में ले जाए और उसके जाके उसकी जो भी इंक्वायरी, जो भी इंटरोगेशन है वो करे और अपनी तसल्ली करने के बाद उसको छोड़े। इसकी भी यही बात होती है जस्टिस ऑफ पीस की। ये कोई भी शख्स हो सकता है, सिर्फ दो क्वालिफिकेशन है। कितनी? दो। मस्ट बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो रिप्यूट है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसकी जो बात है उसकी यही है कि अगर कोई उसकी लोकेलिटी में ऐसा बंदा है जिसने कोर्ट से एब्सकॉन्ड किया हुआ है उसको पकड़वा सकता है। कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में पता है कि ये किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, उसके बारे में SHO को बता सकता है, उसको खुद भी अरेस्ट करवा सकता है, उसको SHO को कह के। कहीं पर उसको लगता है कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस होने लगा, इसमें मेंटेन करना है लोकेलिटी का। जो जस्टिस ऑफ पीस का मतलब ही ये है कि जिसने जो अमन है वो उसको कायम कर रहा है। अब ये तो 3-4 उसके इख्तियारात है जस्टिस ऑफ पीस के, तो जिसने ये काम करना है जहां ब्रीच ऑफ पीस होने लगे वो SHO को बताना है। जहां पे उसकी लोकेलिटी में कोई ऐसा शख्स रह रहा है जो कोर्ट से इश्तिहारी है उसको बता सके, या उसको लगता है कि ये यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने का खदशा है, अमन मान का सूरत हाल जो है वो डिस्टर्ब होने का खदशा है, तो उसको देख सकता है। उसके बाद सेक्शन 22B में इसकी ड्यूटीज बताई गई, जो इसकी पावर्स है उसी तरह से ही इसकी ड्यूटी। इसने देखना इसकी ड्यूटी है कि इसकी लोकेलिटी में कोई ऐसा शख्स बना ना ले, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट ना हो, तो ये सारी ड्यूटीज भी इसने करनी। ये बात थी जस्टिस ऑफ पीस के अंदर। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इसको आपने मिक्स नहीं करना, इसलिए मैंने अपनी डिटेल से पहले बताया है। अभी जब आप लोग कंप्लेंट लिखते हैं, बच्चे उस कंप्लेंट में भी गलती करते हैं, ऊपर लिख देते होते हैं पास का कि इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। मैंने काफी लोगों को देखा है, आगे अब लीक करके लिख देते हैं जस्टिस ऑफ पीस। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जस्टिस ऑफ पीस है दैट इज द सेपरेट थिंग। जो हमारा कोर्ट से रिलेटेड मामला है वो है एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस। इसको देखेंगे कि ये कैसे है, इसकी किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुई है और इसके क्या इख्तियारात हैं और कब कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं और इसके पास कितनी पावर है जो ग्रीवियंस है वो बेचारी की रिड्रेस कर सके। सेक्शन 25 देखेंगे जिसके तहत एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस आता है। पहला डिफरेंस मैंने अपने लेक्चर में बता दिया। जो जस्टिस ऑफ पीस है वो कहां से आता है? सेक्शन 22 से। ठीक है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कहां से है? सेक्शन 22 से, जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी पर्सन जस्टिस ऑफ पीस हु इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड हुज इंटेग्रिटी इज सेटिस्फाइड। दो क्वालिफिकेशन है उसकी। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस की। तो पहला डिफरेंस ये आया कि वो जो है उसको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेंगे उसको? एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, वो एक लोकेलिटी में एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी,
उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ 2 ग्राउंड्स, पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए और उसकी जो इंटेग्रिटी है और उसकी जो रिप्यूट है वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, पढ़ेंगे। वो कहता है जी एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस बाय विर्च्यू ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस द सेशन जज। कौन होना चाहिए? पहली क्वालिफिकेशन क्या आ गई? सेशन जज। एंड ऑन नॉमिनेशन बाय देम द एडिशनल सेशन जजेस। कौन कौन हो सकता है? सेशन जज हो सकता है, या सेशन जज ने जिसको नॉमिनेट कर दिया एडिशनल सेशन जज को, वो भी हो सकता है। आगे चलेगी, आर जस्टिस ऑफ पीस विद इन एंड द होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस इन विच दे आर सर्विंग। क्लियर? यहां तक बात क्लियर। जस्टिस ऑफ पीस कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट। लोकेलिटी में उसकी क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और उसकी जो रिप्यूट है इंटेग्रिटी है वो सेटिस्फैक्टरी। इधर क्वालिफिकेशन क्या होगी? इनको कौन एस्टैब्लिश करेगा? या तो सेशन जज खुद हो, ठीक है, बाय द विर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, ठीक है जी, या उसकी नॉमिनेशन पे कौन हो? एडिशनल सेशन जज। ओके हो गया जी। अब अगला सवाल, पहली बात तो हमने ये देख ली कि जस्टिस ऑफ पीस कौन है और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन है। अब अगली बात कि इसके जो ऑर्डर है इस पे भाई एक लेटेस्ट जो इसकी लीडिंग जजमेंट है वो खिजरियात केस है, ठीक है, वो आप सबने पढ़ना है। मैंने जो भी चीजें लिखी है मैंने नीचे लिख दिया जिस जजमेंट से ये आया। तो पीएमडी 2005 लाहौर पेज नंबर 470, ठीक है नहीं जो मैं बता रहा हूँ, जो इसका लीडिंग केस है जहां पे ये आसिफ सईद साहब की जजमेंट थी और बड़ी डिटेल से उन्होंने इसमें बताया था कि जस्टिस ऑफ पीस के क्या पीएलडी 2005 लाहौर पेज नंबर 470। अगर आपने सारा कॉन्सेप्ट करना है जस्टिस ऑफ पीस का तो ये एक जजमेंट काफी। जी मैं रिपीट कर देता हूं, पीएनडी 2005 लाहौर पेज नंबर 470। इसमें वो तमाम इख्तियार के बारे में बात की, आसिफ सईद साहब ने रूल्स के बारे में बात की और इसमें ये डिक्लेयर हुआ कि ये जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर है ये एग्जेक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखना है, मैनेज करना है। इसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो आसिफ सईद साहब थे इनके व्यूज को अपील किया, लेकिन उसके बाद फिर एक जजमेंट आई 2016 की मैंने लिखी हुई है, पीएनडी 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 581। वो तो नहीं हो ओके है निजाम, ओके कुछ पहले पहले पकी था। अच्छा ठीक, खिजरियात केस में इसको क्लियर किया गया कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और इसका जो ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। फिर 2016 में ये जजमेंट आई, 5 रुकनी बेंच था, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो पावर एक्सरसाइज हो रही है, ये जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस पावर एक्सरसाइज का है, इसमें वो जो तरीका अडॉप्ट कर रहा है कि इसके पास कंप्लेंट भी जाती है, फिर ये कमेंट्स भी तलब करते हैं, फिर ये अपनी कॉग्निजेंस भी अप्लाई करते हैं। तो ये जो सारे काम है ये तो फिर जुडिशियल कैपेसिटी में हो रहे हैं। तो इसलिए वो इसको डिक्लेयर किया गया कि जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर है ये गुजारे जुडिशियल रेमेडी है जो गरीब पर्सन को अवेलेबल है। बात समझ आ गई? 2 बातें होगी, अपॉइंटमेंट की बात होगी जस्टिस ऑफ पीस की भी और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की भी, फिर इनकी जो नेचर है ऑर्डर की उसकी भी बात होगी कि जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर है वो एक गुजारे जुडिशियल ऑर्डर है। क्लियर? अब इसकी पावर्स पे चलते हैं। अब जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है ये जो अपनी पावर्स हैं ये एक्सरसाइज करता है सेक्शन 22A, आगे उसकी क्लॉज 6, फिर उसकी सब क्लॉज 1, 2 और 3।
जस्टिस ऑफ पीस किसके तहत पावर एक्सरसाइज करता था? सेक्शन 22A के तहत स्पेसिफाई कर दिया गया एक्स ऑफिशियो जस्टिस की पावर्स को कहां पे? सेक्शन 22A, आगे सब क्लॉज 6 और उसके आगे की जो उसकी 3 क्लॉज है उस पे आप देखें, पढ़ते हैं इसको, फिर एक वन बाय वन हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। वो कहता है जी एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस में इशू appropriate directions to the police authorities concerned on a complaint regarding। एक चीज तो टाइटल में क्लियर कर गया कि ये जो जितने भी इख्तियारात हैं जस्टिस ऑफ पीस के, सॉरी एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के, ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? पुलिस के। बात समझ आ रही है? अब ये कर क्या सकते हैं कि ये डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, कहते हैं डायरेक्शन ले लो कोर्ट को, जो फाइल करो यार डायरेक्शन ले लो कोर्ट, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस में इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटी कंसर्न ऑन अ कंप्लेंट रिगार्डिंग। अब ये बड़ी बुनियादी एक गलती है, जब आप भी ड्राफ्ट बनाएंगे सारे लोग पिटीशन लिखते हैं, इसको हम भी पिटीशन नहीं लिखते होते थे, बाय स्टीरियोटाइप ड्राफ्टिंग पकड़ते हैं लोग और लिखते थे पिटीशन अंडर सेक्शन बाई ए बाई बी। वर्ड किस चीज का? कंप्लेंट का। लिखना चाहिए कंप्लेंट अंडर सेक्शन। ये बात मैंने शाह साहब से की, मेरी एक बार उन्होंने इसी तरह पिटीशन को पकड़ा और पकड़ कर उन्होंने इतना बड़ा क्रॉस लगा, उन्होंने कहा बुक ले जाओ, मैं बुक लेके गया, उन्होंने मुझे यही लाइन पर, उन्होंने कहा कहीं लिखा हुआ है पिटीशन पे, कहीं लिखा हुआ है, तो आपने क्यों इसको कहा कि ये पिटीशन अंडर सेक्शन 5 और जनरली यही चलता है। आप अभी भी प्रैक्टिस में देखेंगे तो असल जो वर्ड है आप लोगों ने जब ड्राफ्टिंग करनी है तो आपने लिखना है कंप्लेन अंडर सेक्शन 22A, आगे सब सेक्शन 6 और क्लॉज 1 और 2 और 3 जिसके अंदर आपकी रेफरेंस लाई करती है, उस कंसर्न क्लॉज की आप उसमें रेफरेंस देंगे और उसको लिखेंगे। क्लियर हो गया? आगे चले, आप देखें क्लॉज 1 कहती है जी नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस। पहली डायरेक्शन जो दे सकता है जस्टिस ऑफ पीस किसकी? अगर आपका जो क्रिमिनल केस है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर। अगर आपको लगता है कि आपकी जो आयु है, जो आपका वो जो आपका वर्षन है, जो आपकी बात है वो तो फाइल पे लिख ही नहीं रहा और आपको लग रहा है कि ये जो मेरा मुकदमा हुआ है दर्ज, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट पर नहीं होगी, इसके लिए पुलिस का फॉर्म भी होता है, आप उधर भी दे सकते हैं एसपी कंप्लेंट को, उसको भी। लेकिन ये भी आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है, सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 की क्लॉज 2 कहती है आपको कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप यहां पर भी जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इस्तदा कर सकते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है इसको तब्दील करती है। थर्ड वन जी, निग्लेक्ट फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय द पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज। अब इसमें काफी चीजें आ जाती हैं, या पुलिस अपनी जो उसकी ड्यूटी है उसको निग्लेक्ट कर रही हो तो वो आप आ सकते हैं, या जो उसकी ड्यूटी नहीं थी अब वो उसको एक्सेस कर रहा है, जिसके इख्तियार नहीं थे, पुलिस ऑफिसर वो इख्तियार यूज कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन लेके आ सकते हैं कि यू रिमेन इन दी फोर कॉर्नर ऑफ लॉ। आपने हरासमेंट की पिटीशन सुनी होगी, करते हैं ना, कोई भी बात होती है क्या करने हरासमेंट दिला दीजिए, जल्दी में हम कह देते हैं, पता कोई नहीं है ये कहां पे लिखे हुए। वो जो जब हम हरासमेंट की पिटीशन फाइल करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो उसमें हम ये इस्तदा करते हैं कि वो जो एक्सेस है अपनी पावर की उसको यूज कर रहे हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उसको मना किया जाए। क्लियर जी? 3 चीजें होगी। क्लॉज 1 कहती है कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस पे आप जा सकते हैं, क्लॉज 2 कहती है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं, और क्लॉज 3 कहती है कि आप पुलिस अथॉरिटी जो एक्सेस कर रहा है या निगलेक्ट कर रहा है अपनी ड्यूटीज को, उसमें हम जा सकते हैं। आगे देखें, मैंने फिर रेफरेंस दिया हुआ है नीचे के, ये कोराई जुडिशियल ऑर्डर है, ठीक है जी। ये जजमेंट आपने 2 पढ़नी है लास्ट में, ये 2016 वाली, ये यूनस पास केस है, और खिजर याद वाला केस ये 2005 वाली मैंने आपको लिखवाई थी। आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते, ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफाई कर दिया कि कौन कौन सी जनरल कंप्लेंट्स हैं जो जाती हैं, एक एक करके इनको देखेंगे कौन कौन सी कंप्लेंट हम लेके जा सकते हैं और उसके ऊपर हम एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस से डायरेक्शन सीख कर सकते हैं।
नंबर 1 पे जी, कंप्लेन अबाउट अनजस्टिफाइड harassment by the police in the absence of any criminal case having been registered against that aggrieved person। इसको आगे जाके विद एग्जांपल देखते हैं। पहली कंप्लेन तो आ गई हरासमेंट की। दूसरी, कंप्लेन रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ पुलिस टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस। दूसरी। तीसरी जी, कंप्लेन pertaining to the failure by investigation officer to add a penal provision। जब आपको लगता है कि ये वाले सेक्शन भी मेरे केस में लगने चाहिए थे, ये वाली चीज भी एफआईआर में लगनी चाहिए थी, और वो ऐड नहीं कर रहा, इसको आगे जाकर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, वो आप इसके जा सकते हैं। उसके बाद है कंप्लेन अबाउट फेलियर बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू रिकवर क्रॉस वर्शन। क्या होता है क्रॉस वर्शन? क्रॉस वर्शन प्लीज। शाबाश, समझ आइए। वकूआ है क्या? बात समझे? वकूआ है क्या? ठीक है जी। मैं फॉर एग्जाम्पल तारक साहब है, ये एक पार्टी है, सेकंड पार्टी ये, लड़ाई झगड़ा हो, इंजरीज हमें भी आई, इंजरीज इनको भी आई। हम लोग पहले थाने में चले गए और हमने जाके इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करा। अब ये कहेंगे भाई मार तो हमें पड़ी है, नुकसान तो हमारा भी हुआ है, हमारा वर्षन भी पार होना चाहिए, तो इनकी सेकंड एफआईआर भी होगी। उसी एफआईआर में इनका क्रॉस वर्षन लिखा है। बात समझ गए? एक मुकदमे की 2 एफआईआर नहीं होती। ठीक हो गया? जो हमारी ग्रीवियंस है वो एफआईआर में लिखवाएंगे, और जो दूसरी पार्टी की ग्रीवियंस है जिसका क्रॉस वर्षन है, फिर वो उसी एफआईआर में इनका क्रॉस वर्षन भी लिखा जाता है। आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं इसको। उसके बाद ही कंप्लेन रिगार्डिंग द फेलियर टू अरेस्ट एन अक्यूज्ड। उसके बाद है कंप्लेन पर्टेनिंग टू अनफेयर बाय एन इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फॉर सीकिंग द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद है कंप्लेन अबाउट द फेलियर एंड फाइनलाइज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केस एंड द समरी चला। अब हम इनको समराइज कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जनरली ये 6-7 किस्म की कंप्लेंट्स हैं जो जाती हैं ऑफिशियल जस्टिस के पास। एक, अगर इलीगल हरासमेंट हो गया तो क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हो रहा, तो आपके केस में कोई विवाद करती थी वो नहीं लग रही, तो रिकॉर्ड नहीं आपका वर्षन किया जा रहा, तो उसके बाद आपका मुलजम है उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, तो उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन नाकस हो रही है उसको ट्रांसफर कराने के लिए, तो और उसके बाद अगर चालान है वो प्रॉपर टाइम पे जमा नहीं हो रहा, तो आप कंप्लेन लेकर जा सकते हैं एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस के पास। जहां तक रुके समझ आ रही है? पुलिस के पार्टी बनाना जरूरी नहीं होता, डिफरेंट चीजें मैटर करती है। हरासमेंट में आप बना भी लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो पुलिस ऑफिसर पे होती है। यही अर्ज कर रहा हूँ कि प्राइवेटली हरासमेंट आप नहीं फाइल कर सकते। अगर पुलिस आपको उनके खिलाफ हरासमेंट कर रही है तो डायरेक्शन जस्टिस ऑफ पीस ने किसी प्राइवेट बंदे को डायरेक्शन इश्यूज नहीं कर। ठीक है, ये हमने पहले हेड में पढ़ा कि मे इश्यू द डायरेक्शन टू द कंसर्न पुलिस अथॉरिटीज। आप उसमें हम करते ये हैं, तरीका ये होता है कि हम कंसर्न एसएचओ को पार्टी बनाते हैं और उसके साथ जिन लोगों से आपको खदशा होता है, जिनसे आप जो लोग आपको हरास कर रहे होते हैं प्राइवेट पर्सन, हम उनका नाम लिखते हैं। फिर ऑर्डर भी ऑनरेबल कोर्ट ऐसे ही करती है कि जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, ये कि जो एसएचओ होता है रिस्पॉन्डेंट में 1 या 2 या 3, कुछ लोग सीसीपीओ से शुरू करते हैं, तो वो जो भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं जो पुलिस अथॉरिटीज है उनको कहा जाता है कि यू रिमेन इनटू द फॉरगार्डर एंड यू इट इज डायरेक्टेड टू नॉट टू हरास द पिटिशनर ऑन बिहाफ ऑफ द बाकी जो प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो। क्लियर? अगर रजिस्टर कराना चाहता है फर्स्ट ईयर उसका 250 कोई तारुफ नहीं है, लेकिन बाद अगर उसको मार पड़ रही है, अब वो जाके कहेगा कि मेरा भी वर्षन रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, अगर उस रुकवे की एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई वो अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकता है, लेकिन ऑलरेडी उस रुकवे की एफआईआर दर्ज हो गया तो फिर वो अपना वर्षन रिकॉर्ड करवाएगा। बात समझ रहे हो? पुलिस को देते हैं, एप्लीकेशन लिख के देते हैं।
7 अटैच हो जाते हैं, वो पुलिस ने लिखना होता है साथ। ठीक है, चलते हैं जी, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा रिपीट मारे इसको, एक्स ऑफिशियल जस्टिस को। हमने देखा कि ये सेक्शन 25 के तहत आता है। ठीक है जी, ये सेशन जज भी हो सकते हैं और उनकी नॉमिनेशन पे जो है वो एडिशनल सेशन जजेस भी हो सकते हैं। इस ये जो पावर एक्सरसाइज करते हैं ये सेक्शन 22A और सब सेक्शन 6 और उसकी क्लॉज 1, 2, 3 के तहत एक्सरसाइज करते हैं। इनके पास हम कंप्लेंट लेके जाते हैं और उस कंप्लेंट पे ये कंसर्न पुलिस अथॉरिटी को डिफरेंट टाइप्स की जो डायरेक्शन है वो इशू कर सकते हैं। अब नंबर 1 जो हमने वो 5 पढ़ी है, इनमें आप नंबर 1 शुरू करते हैं। वो कहता है कंप्लेंट अबाउट unjustified harassment by the police in the absence of any criminal case having been registered against the aggrieved person। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। फर्ज करें कोई एक शख्स है, उसका भाई है, उसने किसी से लेन देन किया और लेन देन करने के बाद उसने चेक वगैरह इशू कर दिए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। अब जो पुलिस है वो भैया जो है वो भाई साहब मफरूर है। अब पुलिस आपको थ्रेट करती है, आबादी में छुट्टी होंगे होता है ना जनरल, आबादी को उठा लेंगे, भाई को ले लेंगे। अब मेरे ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा काम किया। तो अगर ये पुलिस ये कर रही है तो फिर ये क्या कर रही है? ये हरासमेंट कर रही है, एक्सेस ऑफ पावर कर रही है। ऐसे ही है ना, हमने देखा था कि हम कंप्लेन लेके जा सकते हैं जहां पे एक्सेस ऑफ पावर हो रही है या नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी हो रही है। बात समझ आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? ओके हो, चलो। अब आप देखें एक और मिसाल लेते हैं। अक्सर हम हरासमेंट फाइल करते हैं, ये जो लोग आपकी कोर्ट में मैरिज करते हैं, शादी वगैरह कर ली, उसके बाद वो दोनों हरासमेंट की पिटीशन अमूमन जो हमारे वकील भाई मशवरा देते हैं कि आप चूंकि मियाँ बीवी बन चुके हैं, अब आप कोई भी घर से भागा भूगा नहीं है, अब आप दोनों मेजर हैं, आप एक ये कंप्लेंट फाइल करें कि आप पुलिस में काम कर रहे हैं। वो फिर यही करते हैं कि जी हमने मर्जी से शादी की है, आप और हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अब पुलिस को कोई हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिटेड नहीं किया है, कोई हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं है। तो जब ऐसा मामला होगा तो फिर पुलिस को कहें कि ये रिमेन रहे फॉर गवर्नर ऑफ लॉ, जो इनकी ड्यूटी है उसी में रही है, हमें लीगल आसान ना करे। बात समझ आ गई? पक्की बात है। आगे चले, फर्ज करें आप देखें हम लोग को करते हुए रखे। एक सेकंड में आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये जो मेरा पहले प्रैक्टिस करते हैं, ये माजिद बैठा हुआ है, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग करते होते हैं, हम सिर्फ क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम सिर्फ कहते हैं अभी ऑर्डर कर, हम उसमें रिपोर्ट नहीं मंगवाते। आपने भी देखा होगा, अगर आप प्रैक्टिस करती हाँ भला क्या करते हैं, कोर्ट से हम अभी इल्तिजा करते होते हैं कि सर आपको रिपोर्ट मंगाने की जरूरत ही नहीं है, आप बस ये ऑर्डर करते हैं सिर्फ फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर क्लाइंट। कि आप उसको कह देते हैं, कोर्ट भी लिख देती है कि आप इनको इलीगल हरासा है, लीगली तो पुलिस के पास इख्तियार है ना है कि नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर लेते हैं, उसकी अटेस्टेड कॉपियां लेते हैं, क्लाइंट को देते हैं, वो भी चलता बनता है, हम भी फीस जेब पर डाल देते हैं, काम उसका कोई नहीं होता। जो बात आप कह रहे हैं इसमें सुलभ ये होना चाहिए कि जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं हमें ये कहना चाहिए कि सर आप इसमें कमेंट्स तलब करें, इसमें रिपोर्ट तलब करें, उसमें आप रिकॉर्ड लगाएं कि ये जनाब कॉल आई थी पुलिस की तरफ, आप सीसीटीवी वीडियो पेश करें, सर इस तरह पुलिस ने मुझे ऐसा किया, पहले दरवाजे पे पुलिस आई थी, फिर जैसा आपके पास कमेंट्स आते हैं उनसे वो पूछते हैं कि इनका क्या ताल्लुक है, जब इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ही नहीं, आपको ये बंदा रिक्वायर्ड ही नहीं, तो आप इनको क्यों ऐसा करते हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अक्सर वो होता है पुलिस वाले लिख के भेज देते हैं कि जनाब माजरत है और आगे से इनको तंग नहीं किया गया। उनकी कमेंट्स आ जाते हैं, वो आपके लिए बड़े काम आते हैं, फिर वो कोई कार्रवाई भी करते हैं तो आपके पास वो कमेंट्स होते हैं कि आपने कोर्ट में लिख के दिया हुआ, आप इनको दोबारा तंग नहीं करें। समझ आ रही है? क्लाइंट का अगर फायदा सोचना है तो 2 तरीके ज्यादा मुफ्त नहीं, सेम डे में उसको ऑर्डर नहीं देकर देने। हमारी हरासमेंट की पिटीशन इसलिए इफेक्टिव नहीं होती कि हम उसको परसू नहीं करते ठीक तरीके से, हमें इसको ठीक तरीके से परसू करना चाहिए, रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, कब क्यों कैसे। जैसा पहले सवाल ये पूछते हैं ये बंदा आपको कहाँ पे रिक्वायर्ड है, आप उसका टाइटल पढ़े ना ऊपर,
वो कहता है कि कंप्लेन जिसमें मैं कह रहा हूं कि एनी क्रिमिनल केस है बीइंग रजिस्टर्ड, फिर एब्सेंस है, कोई क्रिमिनल केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं है। अगर तो क्रिमिनल केस है तो पुलिस का लीगली राइट है, वो आपको पूछे भी, आपको ऐसा भी करे, डेरोगेशन भी करे। तो ये तो बात हो रही है जहां एक्सेस ऑफ पावर होती है। तो ये आपने भी जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने जो प्रॉपर इसका तरीका है, इसको इफेक्टिव बनाना है आपने, वो एक होम्योपैथिक ऑर्डर हरासमेंट वाले भी लेगा। जी भैया, आ जाओ आगे बता दो। ये भी बताऊंगा कि हाईकोर्ट हम कब जाते, ठीक होगा, टेंशन नहीं है, सारी चीजें क्लियर करके जाएंगे आप। बाहर आके तुम लिख के ला देना बाई ए बाई बी स्पेशलिस्ट। देखें आप वाला सवाल, ये आगे स्लाइड नजर आ रही, आगे आ गई। ये भी फिगर है आपके इसमें सारा लिखा हुआ है, ये मैंने नीचे उसका रेफरेंस दिया हुआ है, ये मेरे भाई को शेयर दे। ये वैसे स्लाइड आपके साथ शेयर भी हो रही ग्रुप में। आप देखें, अब उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट गई, उसने ऐसा करता रहा, पुलिस वाला बाहर नहीं आया, अब क्या होगा, आइदर वार्न द रेलेवेंट पुलिस ऑफिसर, सबसे पहली बात कि उसको वार्निंग इशू की जा सकती है, नॉट टू ट्रांसग्रेस द लिमिट्स ऑफ द लॉ इन फ्यूचर, तो तुमने आंटा लॉ की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, पहली बात। दूसरी, make sure direction to the relevant high police authority to take action against the delinquent police officer under the relevant provision of the police order 2002, कि उसके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करें। ये जस्टिस ऑफ पीस जो है, एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस है, फर्स्ट करें आप एसएचओ के खिलाफ किए हैं तो वो सीसीपीओ को डायरेक्शन दे सकता है कि इस कंसर्न पुलिस ऑफिसर के खिलाफ देखो, और जो पुलिस ऑर्डर है 2002 के, उनके अकॉर्डिंग इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करें। दो बातें हो गई। अब तीसरी, इन द एक्सट्रीम केस ऑफ हायरनेस, जब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा उसने तंग कर दिया एंड टोटली अनजस्टिफाइड हरासमेंट कर रहा है, तो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस मे इशू अ डायरेक्शन टू द रेलेवेंट पुलिस अथॉरिटी टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस। सबसे बड़ा चला आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया, ठीक है। ये वकील के हाथ में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अपनी लकड़ी को जिस तरह से प्रैक्टिस करना है, आपको लॉ का पता है तो आप वहां खड़े होकर आपको करें। आपकी मेरी ये लकड़ी बनती है, मुझे ये दिलाई जाए, उससे आगे वो फॉरवर्ड है, ठीक है। आगे देखिए, against the delinquent police officer if he had seemingly committed some cognizable offense during the harassment and perpetrated by him। ये काम एक ही बात मैंने आपको बताया कि ये जो इसका लैंडमार्क केस है, फिगर है केस, उसमें प्रिंसिपल सेट करती है। और ये जो भाई के दो क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन एड्रेस हुए कि अगर एक्सेस ऑफ ड्यूटी है बाय द कंसर्न पुलिस अथॉरिटी, उसने एक्सेस कर दिया और इलीगल हरासमेंट करता रहा, तो व्हाट हाउ किस तरह की जो डायरेक्शन है वो इशू हो सकती है। नंबर वन, उसको वार्निंग दी जा सकती है। नंबर टू, उसकी हाई ऑफिशियल्स को कहा जा सकता है कि इसके खिलाफ जो पुलिस रूल एंड ऑर्डर है उसके तहत इंक्वायरी कंडक्ट करे। और लास्ट में कहा गया कि इसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी रजिस्टर हो सकता है अगर ड्यूरिंग इलीगल हरासमेंट उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ओके, लड़का ना बहुत सारा ना चले चले आगे आ जाए, पहला क्लियर हो गया। नंबर टू, आप देखिए, कंप्लेंट रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस डिस्पाइट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैविंग बीन रिकॉर्डेड। इस पे सेक्शन जी प्लीज। देखिए, आप समझ रहे हैं कि एक ही डिपार्टमेंट के बारे में लाया, उसी डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं, यही आपको क्वेश्चन। अब आप देखिए, ये जो कमेंट्स आते हैं पुलिस से, ये कमेंट्स कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं, कोर्ट ने अपनी कॉग्निजेंस ली,
आप बात समझ रहे हैं मेरे? अगर इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आ भी जाती है और उस रिपोर्ट में मुतलका जो पुलिस ऑफिसर है उसको ग्रीन चिट मिल भी जाती है, तो ये फिर भी एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार है कि वो अपना कॉग्निजेंस माइंड अप्लाई करते हुए उसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए डायरेक्शन इशू करे। मेरी बात फिर उधर ही आ गई कि जब वकील को पता होगा कि मेरा क्या मामला, आप फर्ज करें आपको बिल्कुल लग रहा होता है कि यार पुलिस ने बेगुनाह लिख दिया, इस बंदे को अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना। तो जो जजेज होते हैं जो डेप्थ तक जाते हैं केस की, उनकी बेल जो फ्यूज होती देखी है, जिसको अगर पुलिस ने लिख भी दिया है कि इसका कोई कसूर नहीं है। आई वॉज प्रेजेंट, जस्टिस मुराद अली नकवी साहब की कोर्ट में मैं प्रेजेंट था, 302 की बेल थी, तो पुलिस ने उस मुतलका जो अक्यूज था उसके बारे में लिख दिया कि ये मौके पर मौजूद नहीं था। उन्होंने सारी फाइल पढ़ी हुई थी। उन्होंने जस्टिस साहब ने क्वेश्चन किया कि ये तुमने बात कैसे लिखी है कि ये मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस वाले ने कहा कि मैंने इसकी मोबाइल की लोकेशन दी। उनका सिर्फ इतनी बात है तुमने इसको लिख दिया कि ये मौके पर नहीं था। मैं इधर बैठा हुआ आदमी मोबाइल घर भूल के आऊं तो मेरी लोकेशन किधर की है? घर की आई। इस ग्राउंड के ऊपर मैंने इसको लिख दिया, बाकी सारी फाइल चाहती है कि यही बंदा था। तुम इसको मैंने इसकी लोकेशन नहीं थी, बेल उन्होंने उसकी बेल डिसमिस की। ये होती है कॉग्निजेंस ऑफ माइंड। जब आप अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, कोर्ट में इसलिए जाते हैं कि हमारी रेमेडी जो है वो जो हमारा प्रॉपर राइट है वो मिल जाएगा, तो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए उस पर ऑर्डर करती है। प्रैक्टिकली आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। देखिए एविडेंस का मामला अगर हमें इन्वेस्टिगेशन आता है, आपने डेट बताना, टाइम बताना है, नेचर बताना है, कब कैसे क्या हुआ, उसके मुताबिक या कोई विटनेस आपके पास मौजूद है उसकी प्रेजेंस बताना है, उसके मुताबिक कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है कि जो सर्कमस्टांसेस है वो आपकी बताई गई जो एप्लीकेशन है उससे नरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। कस्टडी वो चीज है ये। हाँ जी, अगर आप कहते हैं कि कस्टडी में कोई क्राइम कमिट हो गया, जैसा पुलिस ने मारा हो गया, ये एक मिसाल है जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से। आप कहते हैं बंदा पुलिस की कस्टडी में था और उसको उन्होंने बहुत मारा, इंजरी जा रही, उसके लिए अलग से रेमेडी मौजूद है, हम उसका मेडिकल करवाते हैं। और मेडिकल के अंदर अगर लग जाता है कि उस मेडिकल की ये जो इंजरी है ये इसको कर रहा है और ये ड्यूरिंग जो बंदा कस्टडी में था तब हुई है, तो वो जो मुतलका ऑफिसर जिनकी वो कस्टडी में था उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। वो पुलिस ऑर्डर एंड रूल है, उसमें आप पढ़ेंगे सेक्शन 2 उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से पढ़ के इस तरह का काम करता है, इस तरह अपनी मैंने बताया एक्सेस ऑफ ड्यूटी करता है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है। आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं। वो मेडिकली आपका सबसे बड़ी ग्राउंड नहीं है कि इसके साथ बंदा जो ड्यूरिंग कस्टडी है वो तशद्दुद हो रहा है। और किस तरह का कहते हैं कि कस्टडी में क्या हो सकता है? तशद्दुद ही होता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर विदाउट सर्च वारंट है और पुलिस वैसे ही किसी घर में घुस गई है और उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट लेके आएंगे तो वो भी उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है सेक्शन 54 के तहत। उनका इख्तियार है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कुछ सफिशिएंट रीजन देनी है कि पता है करनी है कि कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखो आपका रजिस्टर होता है पुलिस के रजिस्टर, वो इलीगल है। चलिए आगे की कंप्लेंट रिगार्डिंग द फेलियर टू पुलिस टू रजिस्टर ए क्रिमिनल केस, पहले हमने हस्बैंड वाला देख लिया। अब यहाँ पर सेक्शन 154 जो आप एप्लीकेशन देते हैं थाने में जाके, एफआईआर जो रजिस्टर्ड होती है वो सेक्शन 154 के तहत रजिस्टर्ड होती है। ये आप देखेंगे एफआईआर का जो सेक्शन है ये 154 सीआरपीसी का। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है एसएचओ के पास कि वो अपनी ड्यूटी से रिफ्यूज करे कि उसने अगर सिंपल इतना लिखा पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, every information relating to the commission of a cognizable offense if given orally
और एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शेल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो उसके ऊपर ये मैंडेटरी है कि जब भी उसे किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसने क्या करना है, बी रिड्यूस टू राइटिंग टू हिम अंडर दिस डायरेक्शन and to be read over the informant and every such information whether given in writing or reduced or writing to the opposite shall be signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in a book or kept by such officer in such form as provincial government may prescribe in this paragraph. अगर आप एप्लीकेशन लेते चले एसएचओ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसने सिर्फ ये देखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आपकी एप्लीकेशन से बनता है, तो उसने उसी वक्त उसको एफआईआर को रजिस्टर करना है, उसके ऊपर साइन करने हैं और उस एफआईआर को उसके मुतल्लिका फोरम पर भेज देना। अब ये थी किसकी ड्यूटी? ऐसे अगर नहीं करता, पढ़ा था क्लास 3 में, निगलेक्ट करता है या एक्सेस करता है। एक मिसाल एक्सेस वाली देख ली, ये निगलेक्ट वाली। अब इसमें बड़ी जगह पे ये लिखा हुआ है कि उसके पास कोई ऐसा राइट ही नहीं है, उसके पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो रिफ्यूज कर सके। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस दरखास्त से कमिट होता है तो उसने फौरी एफआईआर रजिस्टर करनी है। अगर नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे किधर, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफिस के पास, और क्या इस्तदा करेंगे कि हमारी जो एफआईआर है वो दर्ज की है। क्लियर? आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, हवाला में दिया है कि नो अथॉरिटी वेस्टेड विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन or with anyone else to refuse to record an FIR where the information conveyed disclosed the commission of a cognizable offence. आगे देखें, नो अथॉरिटी वेस्टेड एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन or with anyone else to hold an inquiry into the correctness of otherwise of the information which is conveyed to the SHO for the purpose of recording of an FIR. वाली बात है कि SHO के पास ये भी इख्तियार नहीं है कि अगर एप्लीकेशन आती है तो वो इंक्वायरी ऑर्डर करे और देखे कि ये मैंने पर्चा देना है या नहीं देना। अब आप प्रैक्टिस पे आ रहे हैं, क्या होता है, आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं, पहले आपको फोन किया जाता है, आप आए, ठीक है, फिर दूसरी पार्टी को फोन किया जाता है, आप आए, फिर दोनों की बात सुनी जाती है, हालांकि ऐसा उसके पास कोई भी इख्तियार नहीं, क्योंकि इंक्वायरी का कोई कंसेप्ट नहीं है, एसएचओ के पास कोई इख्तियार नहीं है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो है वो इंक्वायरी करे। जब आपको लगे कि मैंने एप्लीकेशन दे दी है, अब ये दूसरी पार्टी को और सबको कह रहा है, इसका मतलब ये अपनी अदालत लगाना चाह रहा है, ये एक्सेस भी कर रहा है और निगलेक्ट भी कर रहा है, तो बजाय मैं इसके बदले करूं तो मैं किधर चला जाऊं, इसके पास कंप्लेंट लेके और जहां मेरी जो ग्रीवियंस है उसको रेग्रेस किया। ओके, समझ आ रही? आगे चलो जी। अगर कोई ऐसे जो नहीं होगा, थाना नहीं तंग आपके पड़ोस में पुलिस वाले रहते हैं, कोई तंग कर रहे तो उनको उनके लिए क्या करेंगे? देखिए वो किसी ने किसी बात कोई ना कोई तो सोचते होगी ना, वो आपको क्यों तंग कर, ठीक है, बदमाशी होती है। आप अपने मुतल्लिका थाने के एसएचओ को पार्टी लाजमी बनाए, क्योंकि डायरेक्शन उसको शो नहीं है। अगर आपको ये भी डायरेक्शन देनी है कि उनको कहा जाए कि ये तंग ना करे, ठीक है, रिपोर्ट किससे तलब होनी है, एसएचओ से। जब आपने एसएचओ को पार्टी बनाया होगा, उसके नीचे वो बंदे जिनका आप जिक्र कर दिए, तो रिपोर्ट तलब करेगा एस ऑफिशियल जस्टिस ऑफिस जो 7 डेज में सबमिट करती है। बल्कि अब तो एसपी कंप्लेंट सेल बना दिया इन्होंने 2019 में, उसके नोटिफिकेशन प्राप्त होगा होगा, वो अलग से पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी कंप्लेंट सेल नए बने। अब जब भी एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफिस कमेंट्स तलब करते हैं तो वो एसपी कंप्लेंट सेल को लिखते हैं, उनका कंसर्न है, फिर वो मुतल्लिका एसएचओ से तलब करते हैं। आप देखें जैसे इनकी ग्रीवियंस थी वो रास्ता है पुलिस वाला, तो आप मुतल्लिका एसएचओ को बना के उनका नाम लिखेंगे, उनको थाने तलब करेगा, उनके बयान लिखेगा, रिपोर्ट बनाए और माफी तलाफी लिखी होती है उसमें। चलिए, The check of the lodging and false FIR does not refusal to record such FIR but punishment of information under section 182। अच्छा, ये साथ इसी केस में मैंने बता दिया था कि फर्ज करें ये कोई बड़ी गंभीर चल गई तो इस तरह तो लोग जो भी FIR करवा देंगे। इस तरह तो अगर एसएचओ को रोक दिया जाए तो उन्होंने बताया कि आपने सुना है वैसी भी कार्रवाई का, सुना है कभी?
वैसी की कार्रवाई हो, कलंदरा कोई लफ्ज सुना हो ऐसा कलंदरा, ठीक है, या वैसी की कार्रवाई, ये असल प्रोसीडिंग होती है सेक्शन 182। अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, कोई झूठा पर्चा दर्ज कराता है, तो अक्सर ये होता है कि अगर मुलजम बेगुनाह हो जाता है तो मुद्दई से बरामद होता है, उस मुद्दई के खिलाफ 182 की कार्रवाई हो जाती है। चलिए, दो चीजें हो गई, बोरियत खत्म करें थोड़ी सी। दो चीजें हो गई जनाब। पहली चीज तो एक, हमने हरासमेंट को देख लिया, किस किस चीज को हम हरासमेंट के जुमले में कहते हैं, अगर होती है तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। दूसरी हमारी कंप्लेंट चलेगी रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस की, उसमें हमने देख लिया कि किसी का इख्तियार नहीं है रिफ्यूज करे, लेकिन अगर रिफ्यूज करता है तो फिर एक्स ऑफिशियल जस्टिस के पास पावर है कि एक्शन दे क्रिमिनल केस रजिस्टर कराए। अभी आप जाएंगे बड़े अच्छे अच्छे जजेस हैं जिनको दौका होता है, वो पहली पेशी में जाकर, खासकर जब हम 489F है चेक बाउंस हो जाता है, प्रोबेबल ऑफेंस कमिट हो गया, जब वो चेक बाउंस हो गया उसको स्लिप लग गई, अकरस तो होगी, अब आप जाकर बताते हैं कि जनाब ये मेरा चेक था, इसको ये स्लिप लग गई है और ये बाउंस हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, अब ये तो ऑफेंस तो कमिट हो गया, अब ऐसे जो पर्चे नहीं दर्ज करता, तो बड़े हमने ऐसे जजेस देखे हैं तो सिंपल कहते हैं अगर सिर्फ चेक की स्लिप और चेक लेते हैं और अभी बच्चे को ऑर्डर नहीं है, वो उसी वक्त ऑर्डर करते हैं। आगे चलो। ये एंड ये सारी पहले देख लें क्या क्या पावर है, फिर देखेंगे कि अगर ये नहीं होगा, कंप्लायंस नहीं होते इनके ऑर्डर, तो क्या क्या करना है हमारे पास। ठीक हो गया, ये बात हो गई। चले आगे भी कंप्लेंट्स pertaining to failure by investigating officer to carry out appropriate legal procedure to an FIR or cross version of the accused party। अगली कंप्लेंट जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र किया, फर्ज करें कि आपने एक FIR रजिस्टर कराई है और आपको लगता है कि ये मेरा ये वाला ऑफेंस भी बनता था और वो पुलिस ने ऑफेंस इसमें हैंडल नहीं किया। जनरली हम इसमें अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाते हुए, जनरली इस तरह से लोगों को पता नहीं है ना, ज्यादातर लोग कंप्लेंट लेके आते हैं, इस वजह हम अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और उसके एप्लीकेशन लिखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है टू ऐड दी पिनल प्रोविजन कि इसको ऐड कर दिया जाए, तो वो मुतलका जो आईओ होता है, आपको पता है ये ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दो विंग होते हैं, पता है आपको? एक पुलिस स्टेशन में दो विंग होते हैं, एक ऑपरेशन विंग होता है। ऑपरेशन विंग का सारा काम होता है हुए क्या, जब सर्जर होता है तब से लेके रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसके बाद जब FIR रजिस्टर हो जाती है, ये किसी कंसर्न जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास चले जाती है। एक इन्वेस्टिगेशन विंग होता है और एक ऑपरेशन विंग होता है। जब FIR दर्ज होगी तो ऑपरेशन वालों का काम खत्म हो गया, फिर इन्वेस्टिगेशन वालों का काम, और इन्वेस्टिगेशन में जाके जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है जिसको आपकी इन्वेस्टिगेशन मार्क हुई है, फिर सारे काम उसने करने, तो फिर हम उसको पार्टी बनाते होते हैं कि ये कंसर्न आईओ है और ये हमारा मुकदमा नंबर है और इसमें ये वाले ऑफेंस बनते थे लेकिन इसने नहीं लगाया। अभी रिसेंटली हमने एक केस तारक साहब के साथ ही किया, आपने वो वीडियो बड़ी वायरल देखी होगी, वन विलिंग करते थे लड़के, अभी रिसेंटली वायरल हुई है, उसने विलिंग नीचे की, वो पीछे वाले ने वाई फायर किए, एक फायर उसका पास गया तो उसने ऐसे ऐसे किया तो उसकी नेट पे लग गया और उसकी डेथ हो गई, वो आपने वीडियो देखी होगी। वो केस था हमारे पास, पुलिस ने उसमें FIR रजिस्टर कर दी 302। मैंने एसपी साहब को कहा कि ये 302 नहीं करता, वो मुझे भी कैसे, मैं कह 302 की FIR नहीं बनती, आपने गलत जो आपको इसमें दूसरे लगाने चाहिए, 320 बनती थी या 322 बनती थी। तो मैंने तो बताया कि आप 302 पढ़े जिसमें कत्ल हमला अटेंशन टू कमिट मर्डर, यहां तो उसकी अटेंशन थी नहीं, वो तो बिल्कुल उसने गलती से रिवॉल्वर अंदर किया, उसको मारने की टेंशन तो नहीं थी। इसी तरह होता है कि बाज का आपकी जो FIR है उसके कंटेंट्स कुछ और कह रहे होते हैं और उसके ऊपर जो ऑफेंस लगा दिया जाता है वो कुछ और कह रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो ग्रीवियंस है
उसके मुताबिक एफआईआर में जो कंसर्न सेक्शन है पीपीसी के वो नहीं लगाएंगे तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसके पास, एक्स ऑफिशियो जस्टिस के पास, कि जो अप्रोप्रिएट सेक्शन बनते हैं उसमें ऐड करें। कोई क्वेश्चन? पानी पी लो। समझ आ रही बेटा? समझ आ रही? ओके। आगे इसमें पहले भी हमने बात की, अगली जो कंप्लेंट है वो है टू ट्रांसफर दी इन्वेस्टिगेशन और क्या रिकॉर्ड है क्वेश्चन, इस पर मैंने पहले भी बात की। अब आप देखें कंप्लेंट अबाउट फेलियर बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू रिकॉर्ड अ क्वेश्चन, हमने पहले बात कर ली कि अगर एक ही वकूआ है और उससे दो लोग मुतासिर हैं और किसी एक ने पहले जाके एफआईआर रजिस्टर्ड करवानी है तो सेम वकूए का क्रॉस वर्जन रजिस्टर्ड होगा। अगर पुलिस क्रॉस वर्जन रजिस्टर्ड नहीं कर रही तो भी हमारे पास ये रेमेडी मौजूद है कि हमने कंप्लेंट फाइल करनी है उस कंसर्न आयोग के खिलाफ, कहां पर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास, कि जनाब जो हमारा वर्जन है उसको रिकॉर्ड किया जाए। पढ़ते हैं, व्हाइल डीलिंग विद द कंप्लेंट ऑफ दिस नेचर एंड एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस शुड कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो क्या करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कमेंट्स मंगवाएगा एक्सप्लेनिंग एज टू व्हाई ही हैज नॉट रिकॉर्डिंग द वर्जन ऑफ द अक्यूज्ड पार्टी, कि आपने इनका वर्जन क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। अगर वो भाई वाला बात आ गई कि अगर पुलिस वाला है और उसी के खिलाफ एप्लीकेशन है तो वो अगर कमेंट्स में लिख भी देगा कि जनाब इसको ग्रीन चिट दे दी गई है तो फिर भी जो कोर्ट है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए उनके कमेंट्स को पीछे डालते हुए ऑर्डर कर सकती है। आगे जी उसके बाद है जी डायरेक्शन में भी इशू बाय ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर to do the needful or in the alternative or superintendent of police of the relevant district may be directed by ex officio justice of peace to attend this aspect of the matter and to ensure the needful is to be done by investigation officer without further ado। सिंपल सी बात है कि वो वहां के सीसीपीओ को, डीपीओ को, उसको भी कह सकता है और कंसर्न जो है वो जो उसका आईओ है उसको भी कह सकता है। प्लीज लाजमी नहीं है मुझसे डिसएग्री करें। फर्ज करें लड़ाई के बेटा कहते हैं कि इन्होंने आपके गुलामों से डंडों से मारना शुरू कर दिया, आपकी एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गई, मतलब आपके अगेंस्ट। अब आप चाहते हैं कि इंजर्ड तो हम भी हैं, लड़ाई तो इन्होंने भी शुरू की थी, अब हमारा वर्षन भी आना चाहिए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेडिकल तो हमारा भी हुआ है, तो फिर आप अपनी भी दरखास्त देंगे। उस दरखास्त के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, आपका वर्षन उसी एफआईआर में क्रॉस वर्षन के तौर पर रिकॉर्ड हो सकता है, ये कंसर्न है। अगर आप उसको निगलेक्ट करते हैं तो ये बेल स्टेज की चीज है। फिर आप जी प्लीज अगर ये हमारी रिजेक्ट हो गया तो मुझे यही कहते हैं आप प्राइवेट कंप्लेंट ये हम बात कर रहे हैं रेमडी की। अगर तो हमारी रेमडी बनती है और ये मिलती है, देखिए मेडिकल सबसे बड़ा प्रूफ है। अब देखिए आपके दो बंदों को इंजरीज आई है, उनका मेडिकल आ गया, तो मेडिकल के बाद तो ऑप्शन ही रह जाती कि आपका ऑफेंस तो हो गया ना जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट तो हो गया, आपको चोटें आ गई, उसको मेडिकल आ गया, इसके बाद ऑप्शन रह ही नहीं जाती कि क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर नहीं होता तो इसके पास इख्तियार है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाए, अपना क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड कराए। फर्ज करें जहां आपका वर्जन रिकॉर्ड होने वाला नहीं बनता, आपको यहाँ से भी जल्दी हो जाती है, कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने कहा आपका वर्जन नहीं बनता, आपकी जो कंप्लेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर आप हायर फॉर्म पे गए, उधर से भी रिजेक्ट हो गए, तो फिर भी आपके पास एक रेमेडी होती है, वो आप अगर कंप्लेंट फाइल करते हैं आप वो बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं पावर्स ऑफ एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस की, कि उसके पास किस किस तरह की डायरेक्शन को इशू करने के इख्तियार है, उनमें ये नहीं। आगे पुलिस वाले आप पे एफआईआर दर्ज कर देते हैं, हाँ तो आप भी एप्लीकेशन देंगे उससे हाई ऑफिसर्स को, उसका डायरी। ये मैं आगे बताऊंगा कि जब आपने जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में जाना है तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए, और वो सफिशिएंट मटेरियल में क्या क्या आता है ये मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेटली आप करके एप्लीकेशन मूव करेंगे
उसके बाद आपके पास 2 रेमेडीज आ जाएंगी। पुलिस ऑर्डर के तहत भी कार्रवाई करवा सकते हैं और क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। आ रही है आपके पास आगे जी। फिर कंप्लेंट रिगार्डिंग फेलियर टू अरेस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन नॉमिनेटेड इन द एफआईआर इन द क्रॉस वर्जन ऑफ द अक्यूज्ड पार्टी। अब फर्ज करें आपने एक मुकदमा दर्ज करा दिया, पुलिस आपको मुलजिम नहीं पकड़ी। अक्सर लेन देन के मामला में ऐसा होता है, आपने किसी से पैसे लेने हो, पर्चा दर्ज कराया हो, जो जनरल प्रैक्टिस चलती है, आप थाने जाते हैं, वो आपको आगे से बातें सुनाते हैं, मेरे तो दादा जी तेल मौका है, आप पहले उसके डाले बुलवा दें। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर वो कहता है जी रेड करने के लिए वो बंदे जाने, 5 बंदे हो जाएंगे, आप इनकी भी खिदमत करें। आप फिर आप उनकी भी खिदमत करते हैं, ठीक है। फिर वो बड़े भारों के साथ डाले को धक्के शक्के लगा के तेल से लगवा के एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते हैं और आके सिर्फ इतना लिख देते हैं वो घर नहीं लगा और आपके 20,000 का उसका खुल गया। आपको फिर 3 दिन बाद वो गली में नजर आता है, आप फिर गुस्से से जाते हैं, यार वो तो मर्जी लगा कर गया। अच्छा नजर आया कि नजर जाना है तुझको, सवेरे 8 बजे बाहर होना करना तो तेल पा, सवेरे 8 बजे फिर दबा देते। तो बजाय वो वाला रास्ता करने के आपने उस पुलिस ऑफिसर, आप देखो वो नेग्लेक्ट कर रहा है। अगर एक एफआईआर है और उसमें या आपका क्रॉस क्वेश्चन है, उसमें मुलजिम है, वो नॉमिनेटेड है, तो पुलिस वाला ड्यूटी बाउंड है कि उसको अरेस्ट करे अगर उसने बेल नहीं ली तो अरेस्ट करे और उसको शामिल तफ्तीश करे और इन्वेस्टिगेशन करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या कर रहा है, वो नेग्लिजेंसी कर रहा है और आपने फिर कहाँ जाना है, किधर जाने का आगे चलेगी तरह से। लास्ट जी नहीं एक और हो गया, कंप्लेंट परटेनिंग टू अनफेयर बाइज्ड एंड इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दस सीकिंग द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए इस पर मैंने पहले भी बात कर दी, जब आपका मुतल्लिका फौज पर एफआईआर चलेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो आपको लगता है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो प्रूफ मैं दे रहा हूँ, ये वो वाले प्रूफ फाइल के साथ नहीं लग रहा, मुझे ये लगता है ये बाइज्ड है, मुझे ये लगता है कि मेरा जो आईओ है, इंक्वायरी ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मेरा, तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है, तो फिर आप कहां पर एप्लीकेशन मूव करेंगे? एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफिस के पास ये क्या करेंगे? ये उनके हायर अथॉरिटी को भी कह सकते हैं कि जो भी इसमें प्रॉपर चीजें हैं उसको देखें, या ये बिल्कुल अभी जनरल प्रैक्टिस ये है कि हम एसपी कंप्लेंट सेल को एप्लीकेशन लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन के एसपी को, वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है और उस बोर्ड से वो रिपोर्ट तलब करता है। अगर उस बोर्ड में लगता है कि ये आईओ वाकई अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा, तो उससे इन्वेस्टिगेशन लेकर किसी दूसरे आईओ को ले दी जाती है। लेकिन अगर वो भी आपका नहीं हो रहा, तो आप कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस के पास वो ये डायरेक्शन इशू कर सकता है कि या तो इनका वर्षन लिखें, जो ये 2 तरह की डायरेक्शन रहती है इसमें। हम कहते हैं कि हमारा ये वर्षन है। तो नार्कोटिक्स के केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस ने लिखा ये होता है कि अपने नाके से पकड़ा गया, ठीक है, जब हम नाके पर खड़े थे और फलान गई गाड़ी आई, उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ये नार्कोटिक्स की एफआईआर होती है, नाके पर गाड़ी आई और गाड़ी को रोका गया, तो रोके के जामा तलाशी की गई, तो तलाशी में ये चर्च इतनी बराबर हो गई। अब उस बड़े के पास अगर वीडियो हो जाए यार मिलते तो हो चुके हैं, मैं तो घर में सोया हुआ था, उठाया उन्होंने कहीं होता। अब उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो सबसे पहले अपने आईओ को बताए, तो भाई मेरे ये मुझे घर से उठाया, ये बुकुआ जो उठाया मैं तो आपके को दिया ही। अगर वो आईओ नहीं लिखता, आपका ये जो वर्षन है ये रिकॉर्ड नहीं करता, तो आप तो डेफिनेटली यही कहेंगे कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है ये मेरे ऊपर नहीं हो रही। आप फिर एप्लीकेशन मूव करेंगे, फिर 2 तरह की रेमेडी निकल आती है, या तो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफिस से डायरेक्शन दे देंगे कि जो इसका वर्षन है उसको मिसल का हिसाब है, फिर वो मिसल का हिसाब रह जाती है। अगर उसको लगता है तो फिर उसके हायर ऑफिसर को कहा जाएगा कि इस मैटर को देख के इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है चेंज कर दीजिए, क्लियर? उसकी तरह आगे चले। आगे की कंप्लेन अबाउट फेलियर ऑफ द फाइनलाइज इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस है, जो समझ चलान के दिन रिजल्ट बना। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, कितने दिन के अंदर चलान जमा कराना होता है? चलान क्या होता है? ट्रैफिक चलान में 10 के कुछ चलान क्या होता है? हाँ, किस सेक्शन के तहत?
हाँ 173 की रिपोर्ट होती है, उसको हम उर्दू में चालान कहते हैं, ऐसे ही। ये कितनी देर में जमा करानी होती है? शाबाश। अब आप देखें ये चालान वो होता है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन और होती है पूरी, जिसमें उसने तमाम वाकयात लिखे जहां से आपका ट्रायल शुरू हो जाए। अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर चालान जमा नहीं कराता तो ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। तो जब भी पुलिस वाला अपनी ड्यूटी से नेग्लेक्ट करेगा तो हम किधर जाएंगे और क्या कहा जाएगा उसको कि अपने चालान कंप्लीट करके उसको जमा करो। नहीं कराता उसके खिलाफ इंक्वायरी, नहीं कराता इंक्वायरी के बाद भी तो रजिस्टर केस। अगर उसने कोई ऐसा काम किया, उसने टेम्परिंग किया या कोई ऐसी फेवर दी है उनको चालान लेट करके, ये सारी चीजें अब हम वेट करते हैं। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो है ये डिफरेंट टाइप्स की डायरेक्शन इशू कर सकता है इसको कंसर्न पुलिस अथॉरिटी को, जब इसके पास क्या आए? कंप्लेंट है। बात समझ रहे? जब इसके पास कंप्लेंट आए तो ये सेक्शन 22A क्लॉज 6 के तहत मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शन इशू कर सकता है, जो हमने 1 by 1 पढ़ी। ठीक है, अगर कोई पुलिस वाला आपका केस रजिस्टर नहीं कर रहा और कॉपीज अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या आपकी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे नहीं हो रही तो आप चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन में मेरा वर्षन रिकॉर्ड हो जाए या मेरी इन्वेस्टिगेशन चेंज हो जाए तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या पुलिस ऑफिसर एक्सेस ऑफ ड्यूटी करे या पुलिस ऑफिसर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी करे तो हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपकी बेहतरी के लिए मैंने इनको जनरल कंप्लेंट्स में दिया था, वो सारी हमने 1 by 1 डिस्कस की। हैरेसमेंट की कंप्लेंट कर सकते हैं, क्रॉस वर्शन की कंप्लेंट कर सकते हैं, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की कंप्लेंट कर सकते हैं, और चालान समझ नहीं होता उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सारी हमने देख ली। अब अगला है कि हमने जब कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है उसके आगे क्या स्टेप्स होते हैं। जहां तक क्लियर है जी? ओके, समझ आ रही है बात? अब आप देखें ये फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड प्रोसीडिंग। अब इसके लिए मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जब भी आपने कंप्लेंट फाइल करनी है तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए। अब मैंने ये साथ अटैच कर दिया है। सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें ये आरएस लिखा हुआ है। ये वो दरखास्त है जो आप पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करते। पहली चीज समझ आ गई? जाहिर बात है जो कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है वो आप उसको लिख के बताएंगे या ओरली भी बताएंगे तो आप सबसे पहले क्या देंगे? दरखास्त। ठीक है जी। जब आप पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे देते हैं तो ये ऑनलाइन स्लिप आपके पास आपको नजर आ रही होगी, ये आईडी कार्ड के नीचे ये आपको ऑनलाइन स्लिप दे देते हैं। इसके ऊपर सारा लिखा होता है किस टाइम पे ये कंप्लेंट आई, किसकी तरफ से आई, किस वकूए से रिलेटेड आई और ये किस मुतल्लिका जो ऑफिसर है उसको मार हुई। दो चीजें होगी, आपके पास जो आपने थाने में एप्लीकेशन मूव की है वो होनी चाहिए, उसकी रिसीविंग स्लिप होनी चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। कितनी चीजें होगी? 3। उसके बाद आपका ड्राफ्ट होना चाहिए। ये मैंने दिखाया लगा हुआ मसला। आप इस तरह कंप्लेंट लिखते हैं, उसमें आप मुतल्लिका सेशन जज को एड्रेस करते हैं और आप पार्टीज लिखते हैं, मैं कौन, किन के खिलाफ में कंप्लेंट लेके आए उनको लिखते हैं और फैक्ट्स लिखते हैं क्या हुआ था। फिर आप उसमें सफिशिएंटली सिर्फ एक पैरा ऐड करते हैं कि इस तारीख को मैंने कंसर्न पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया जिसकी मैंने रिसीविंग साथ लगा दी। अब कोर्ट के पास एक सफिशिएंट मटेरियल है कि इस बंदे ने थाने में एप्लीकेशन दी, वो भी लगी हुई है, उसकी रिसीविंग भी लगी हुई है, पिटिशनर खुद भी मौजूद है और इसकी जो कंप्लेंट है वो भी मौजूद है और इसका आईडी कार्ड भी मौजूद है। जब भी आपने फाइल तैयार करनी है, जब तक आपके पास थाने की रिसिप्ट नहीं होती, कोर्ट को नहीं पता लगता कि आपने कंसर्न पुलिस ऑफिसर को अप्रोच किया गया या नहीं किया। तो उसके लिए आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है, ये सारी आपने लगानी है। अब अगला स्टेप क्या आएगा? जैसे ही आप जरूरत नहीं है ना, पर्चा तो आपका मुतल्लिका एसएचओ ने करना है। क्या करना है? अगर आपको लगता है कि मैंने उस एसएचओ के खिलाफ मुतल्लिका एसपी को भी कहा कि जनाब ये तारीख से मैंने एप्लीकेशन दी थी, आपके एसएचओ ने ये मेरा क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं किया, उसकी कॉपी लगाएंगे तो फिर मुतल्लिका एसपी को भी पार्टी बनाएंगे। फिर आप फर्ज करें सीसीपीओ को पास किए हैं,
और आपने सीसीपीओ को भी जाके यही कहा कि जनाब मैंने ये एप्लीकेशन आपके एसएचओ को दी, ये एप्लीकेशन मैंने आपके एसपी को दी और ये एप्लीकेशन आपके पास है, तीनों से कुछ नहीं होता, आप तीनों को भी पार्टी बना सकते हैं। कंसर्न सीसीपीओ रिस्पॉन्डर नंबर 1 आ जाएगा, एसपी रिस्पॉन्डर नंबर 2 आ जाएगा और एसएचओ रिस्पॉन्डर नंबर 3 आ जाएगा, और जिसको इस रसीद के ऊपर वो मार्क हुई हुई एप्लीकेशन वो वाला कंसर्न ऑफिसर आ जाएगा कि जनाब ये मैं यहाँ आप कोर्ट के पास एक सफिशिएंट मटीरियल है जिसे कोर्ट ये बिलीव करती है कि आपने सारे फॉर्म चूज किए या आपने मुतलका फॉर्म को टच किया और ऐसा जो 154 के तहत ड्यूटी बाउंड है क्रिमिनल केस रजिस्टर करने का, उसने अपनी ड्यूटी से निगलेक्ट किया तो फिर वो क्या करेगी, अगला स्टेप होगा। जी जी पुलिस का कंसर्न ही नहीं है अक्सर रिसीव से, ये आपको दिखाना जाए तो फ्रंट एक्स है, वो पुलिस के अंदर नहीं है। वो फ्रंट एक्स पे आप जाके एप्लीकेशन मूव करते हैं, थाने का इशारा है, लेकिन उनमें इनकी 3 को मदाखलत नहीं हो, आपकी एप्लीकेशन लेने से रिक्रूट नहीं कर सकते। वो आपको एक ऑनलाइन स्लिप देते हैं, अगर उनका सिस्टम ना चल रहा हो तो ये बींगर राय आपके देखकर से कहना है सादे पेज पे रिसीविंग देगा, रिसीविंग देगा, आपको डेट लिखेगा, टाइम लिखेगा कि कब कब आपने एप्लीकेशन दी है और किसको मैंने मार्क कर दी है, मोहर लगा के देगा। फिर आप आगे प्रोग्राम कराएंगे कि ये जनाब रिसीविंग है। इस तरह तो हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे कि मुतलका एसएचओ को बताया भी है या नहीं बताया। अब जैसे ही एप्लीकेशन आपकी कंप्लेंट मुतलका जस्टिस ऑफ पीस के पास चले गई तो पहला काम जस्टिस ऑफ पीस ने क्या करना है, कमेंट्स तलब करना कंसर्न एसएचओ से। लेकिन मैंने बताया 2019 के बाद एसपी कंप्लेंट सेल एक अलग से बन गया, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो वो एसपी कंप्लेंट सेल को कहेंगे, आगे से फिर मुतलका एसएचओ के पास जाएगा और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसी जजमेंट में लिखा कि बाज औकात अगर कंटेंट ऑफ, जैसे मैंने चेक वाले मामला बताए कि अगर कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन से ये लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है और सफिशिएंट मटेरियल भी मौजूद है तो एक्स ऑफिशियल जस्टिस कमेंट्स मंगवाने का भी पाबंद नहीं। अगर उनको लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और मटेरियल सारा सफिशिएंटली मेरी फाइल पर मौजूद है तो विदाउट ऑब्टेनिंग कमेंट्स भी जो है वो एक्ट ऑफिशियल जस्टिस जो है वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं टू रजिस्टर ऑफ क्रिमिनल केस। आगे चले कि अगर इनके ऑर्डर है जो जस्टिस ऑफ पीस के, इनकी कंप्लायंस नहीं होती, अगर किसी को डायरेक्शन दी है तो वो डायरेक्शन पूरी नहीं हुई जिस तरह कहा था, तो क्या हमारे पास रेमेडीज है? आप देखें, पढ़ते हैं, वो कहता है इफ एनी सच मैटर विद रिगार्ड टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस, registration of a case after 5 days in brought to the notice of the court, the consequences shall be on the shoulder of the concerned SHO. Firstly, क्या हो सकता है जी? Upon a complaint received by him regarding non-compliance of his earlier direction to an ex-officio justice of peace, can issue a direction to the relevant police authority to register a criminal case against the delinquent police officer under Article 155C of the Police Order 2002. बात समझ आई क्या नहीं बात? अगर तो उसने जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की तो उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। किसके तहत? 155C पुलिस ऑर्डर के तहत। नंबर 2, एक्स ऑफिशियो जस्टिस इज द ओपिनियन द पुलिस इज कमिटिंग द कंटेम्प्ट ऑफ हिज लॉफुल अथॉरिटी। He can proceed under Chapter 10 of PPC by sending a complaint to the magistrate under Section 195 of CRPC for prosecution as the case may be। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना इख्तिलाफ है। यहाँ पे ये मानता है कि जब तो हम इसको देखते थे एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की कंटेम्प्ट नहीं होनी है, ठीक है जी। जब 2016 में जजमेंट आई और उसके बाद इसको कज़ाए जुडिशियल ऑर्डर कहा गया और कज़ाए जुडिशियल ऑर्डर, अगर जुडिशियल ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो रही, ये कंटेम्प्ट के जिम्मे में भी आता है और फिर हम इनके खिलाफ ऊपर हायर फोरम पर मुंबई हाई कोर्ट जाते हैं। पहले हम कंप्लाई की डायरेक्शन देते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा हम टेक्निकलिटी खेलते हैं। एक्स, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जब एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर होता है हम 5 दिन इंतजार करते हैं या 4 दिन इंतजार करते हैं, उनके ऑर्डर को कंप्लाई विद नहीं किया जाता,
तो हम उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड दिस कि ये ऑर्डर इसी कोर्ट से हुआ था और इस अभी तक कंप्लायंस नहीं हुई है। वो भी उसके हायर अथॉरिटी को कहा जाता है, उसको डायरेक्शन इशू हो जाती है कि टू डू व्हाट यू आर बाउंड टू डू, कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और इसको करो। और सारे पुलिस ऑफिसर पर ये ड्यूटी है कि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करना है। अगर वो नहीं करता तो फिर हम हाई कोर्ट चले जाते हैं और फिर हम हाई कोर्ट में उस कंप्लायंस के ऑर्डर का भी जिक्र देते हैं कि जनाब पहले डायरेक्शन इशू हुई, फिर कंप्लायंस करना गया, तो अब ये ड्यूटी बाउंड थे और इन्होंने ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। आपने रेट्स पढ़ी या अभी पढ़ेंगे अभी आप आगे जाके अंडर आर्टिकल 199 जो 5 टाइप्स ऑफ रेट्स होती है उसमें हम एक रेट पढ़ते हैं, रेट ऑफ मैंडेमस टू डू व्हाट यू आर बाउंड टू डू। ठीक है जी, हम फिर वहां से हाईकोर्ट से डायरेक्शन लेते हैं और फिर हाईकोर्ट डायरेक्शन इशू करती है। अगर वहां पर भी कंप्लायंस नहीं होती तो वो कंडक्ट रखती है क्योंकि वो जुडिशियल अथॉरिटी है। लास्ट चलेगी। Thirdly, the complaint can approach High Court under the Article 199 of the Constitution, seeking issuance of appropriate rate, directing the defaulting police officer to do what the law requires him to do. क्वेश्चन नहीं मैं आपका समझ पाया। हाँ तो उसके हायर ऑफिसर को क्या दिया जाएगा जब इसके खिलाफ कार्रवाई करें, जहां तक क्या दिया हमें क्रिमिनल केस रजिस्टर करें इसके खिलाफ। क्लियर। अब आखिरी बात फिर कंक्लूड करते हैं अपना लेक्चर। आखिरी बात ये है कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि जस्टिस ऑफ पीस और चीज है और एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस और चीज है। पूरी लेक्चर लेने के बाद हमें जो समझ आई कि उसके अंदर 3-4 किस्म के बुनियादी डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि उसकी अपॉइंटमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है और 22 सेक्शन 22 के तहत होता है। इधर उसके लिए उधर क्वालिफिकेशन दो ही है, सिर्फ उसकी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और उसका जो कैटेगरी है जो वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, इधर देखें, इधर वो पॉइंट होते हैं सेक्शन 25 सीआरपीसी के तहत। इधर उनकी क्वालिफिकेशन है या सेशन जज होगा या एडिशनल सेशन जज होगा। उधर वो पावर एक्सरसाइज करते हैं सेक्शन 22A के तहत। इधर स्पेसिफिक पावर है सिर्फ 22A क्लॉज 6 के तहत। ठीक है जी, वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ये जो है ये जुडिशियल अथॉरिटी है। ठीक है जी, उसकी नॉन कंप्लायंस पे रेमेडी हो रहा है और इसकी नॉन कंप्लायंस पे रेमेडी हो रहा है। ये एंड पे मैंने बिब्लियोग्राफी बनाई है कि जो जितना मैंने लेक्चर अपना प्रिपेयर किया है, कौन कौन से रेगुलेट लॉज उसमें आए, मैंने नीचे नीचे लिखे हुए थे कौन कौन सी जजमेंट्स आई है। अब एक बार पूरे लेक्चर को ओवरव्यू करते जी मैडम। वो ये तो कह रहा हूँ कि हमें लिखना चाहिए एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस। ये मैंने स्टार्ट में क्लियर किया कि ये मिक्स करते हैं हम लोग। ये एक बुनियादी गलती है जिसके लिए मैंने सारा आपको बताया है कि हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये मेरे भाई ने क्वेश्चन किया था कि हाई कोर्ट आप जा सकते हैं नीचे का मैंने लिखो अब आप देखें बाज का तो डायरेक्ट एक्स ऑफिशियल जस्टिस को पीस के पास नहीं आते, हाई कोर्ट चले जाते। वो क्या होता है, अगर तो हमें पता है कि हमारी ये जो कंसर्न जो हमें पार्टी हरासा कर रही है या जो भी है वो इस पुलिस स्टेशन के रूप में आती है, तो हम उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ को पार्टी बना के तो मुतलका सेशन कोर्ट में चले जाते हैं। जब हमें पता ही नहीं है कौन सा थाना लगता है, लाहौर में भी है, गुजरांवाला में भी है। जब आपको लगता है कि 2-3-4 थाने इन्वॉल्व हैं या 2-3-4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, तो कंसर्न कौन है नहीं समझ लगती, तो फिर हम डायरेक्ट भी हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसको ओवरव्यू करें जी, फिर खत्म करें। आज का हमारा लेक्चर था जी कि जो जस्टिस ऑफ पीस और एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस ये वो है 22A-22B की ये जो रेट का रोला रहता है ये क्या होती है। तो पहले हमने ये देखा कि ये जो रेट्स नहीं है ये कंप्लेंट है, ये एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस जो एस्टैब्लिश होते हैं
अंडर सेक्शन 25 ऑफ CRPC, और इसके पास मुख्तलिफ किस्म के इख्तियार आते हैं कि ये मुख्तलिफ डायरेक्शन इशू कर सकते हैं किसको, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को, जब इनके पास कोई कंप्लेंट है। ये अपनी तमाम पावरें यूज करते हैं सेक्शन 22 सब सेक्शन 6 और उसकी क्लॉज 1 और 2 और 3 के तहत। जो जनरली हमने देखा है इनके पास कंप्लेंट्स जाती हैं, उस कंप्लेंट में सबसे पहली है कि अगर कोई एक्सेस ऑफ ड्यूटी कर रहा है या नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी कर रहा है, या आप ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं, या नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस के लिए जा सकते हैं, या जब आपके मुतलका जो पीनल प्रोविजन है वो ऐड नहीं की गई आप उसके लिए जा सकते हैं। ये फिर हमने देखा कि कंप्लेंट फाइल कैसे होती है, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल कौन सा होना चाहिए। फिर हमने देखा कि कंप्लेंट फाइल होने के बाद प्रोसेस क्या है, उसमें हमने देखा कमेंट्स भी तलब होते हैं और कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग भी नहीं है तो वो कमेंट्स को तलब करे, बगैर तलब भी डायरेक्शन हो सकती है। फिर हमने देखा कि अगर नॉन कंप्लायंस होती है तो हमारे पास क्या रेमेडी है, उसमें हमने देखा कि पुलिस ऑर्डर के तहत भी इनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी रजिस्टर हो सकता है, इंक्वायरी भी कंडक्ट हो सकती है। फिर हमने देखा कि इनकी नॉन कंप्लायंस के बाद हम हाईकोर्ट कब जा सकते हैं। फिर हमने देखा जस्टिस ऑफ पीस क्या है और एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस क्या है, उसको हमने लहदा करके देख लिया और फिर हमने रेलिवेंट जजमेंट्स को भी देख लिया और इस तरह हमें समझ आ गई है कि 22A और 22B के तहत क्या कॉन्सेप्ट है और कब हम कोर्ट में जा सकते हैं। हाईकोर्ट में डायरेक्टिव जाते हैं तो सभी 199 वो 199 किया। दोनों तरफ जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप SP के पास गए हैं, उसने भी नहीं बात सुनी, ठीक है, सेव कर। प्राइवेट कंप्लेंट में आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, उसमें फिर आपको कर्सरी एविडेंस देना